जो ओवरऑल स्कोर है आईएलटीएस में 7 और ओईटी में भी उसे कंटिन्यू करना चाहिए, या ओवरऑल स्कोर आपका अगर कम भी आता है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो यूकेएनएमसी लोगों से पूछ रही है। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूकेएनएमसी आने वाले दिनों में कौन से चेंजेस इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के ऊपर ला सकती है, क्योंकि इस महीने के 17 तारीख को 17 जून को यूकेएनएमसी ने एक सर्वे लॉन्च किया है जो कि चलने वाला है 12 अगस्त तक, क्योंकि ये सर्वे जो है यूकेएनएमसी ने 8 हफ्तों के लिए लॉन्च किया है। और इस सर्वे में यूकेएनएमसी पब्लिक से उनका रिव्यू मांग रही है कि यूकेएनएमसी में जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के चेंजेस है उसको किस तरीके से चेंज करना चाहिए। और जो इनका सर्वे है इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है कि कौन सी चीजें इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के लिए चेंज हो सकती है और कौन सी चीजें चेंज नहीं हो सकती है। अगर आप वेट कर रहे हैं यूकेएनएमसी का कि वो आने वाले दिनों में आपके जो बैंड स्कोर रिक्वायरमेंट है ओईटी और आईएलटीएस का वो कम करने जा रही है, तो ये आज का जो वीडियो है वो आपने जरूर देखना चाहिए, उससे आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जो यूकेएनएमसी ने सर्वे लॉन्च किया है उसमें कौन से क्वेश्चंस वो पब्लिक से पूछ रही है उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। जैसे कि आपको पता ही है, मेरे पिछले वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि किन 3 चीजों के ऊपर यूकेएनएमसी सोच रही है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में इंप्रूवमेंट लाने का, और आप आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूकेएनएमसी से, वो आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो यूकेएनएमसी ने जो रेफरेंसेस के लिए है, जो इंडिया में, फिलीपींस में या नाइजीरिया में जो पहले से नर्सेस थे और जो अपने स्पाउस वीजा पे या और किसी वीजा पे यूके आए और काफी सालों से वो लोग एज ए हेल्थ केयर असिस्टेंट का यूके में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यूकेएनएमसी ने 5 ऑप्शंस लाए हैं कि इन 5 ऑप्शंस में से कौन से चेंजेस जो लोग पहले से यूके में है उनके लिए यूकेएनएमसी ने करना चाहिए। उसके लिए लोगों से सवाल पूछे तो उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों के जो आईएलटीएस या ओईटी का स्कोर सिर्फ 0.5 से किसी एक मॉड्यूल में रह जाता है, तो वो स्कोर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो पब्लिक से वो लोग पूछ रहे हैं। और जो दूसरा चीज वो पूछ रहे हैं वो ये है, वो पूछ रहे हैं कि उन लोगों का क्या उन्होंने एम्प्लॉयर रेफरेंस एक्सेप्ट करना चाहिए जिन्होंने बैक होम नर्सिंग किया है लेकिन वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से नहीं है, जैसे कि इंडिया और नाइजीरिया, ये सारी कंट्रीज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग जो वो अपने देश में रजिस्टर्ड नर्सेस थे और यूके में किसी और पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर के रेफरेंस के थ्रू इनका इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हटाना चाहिए या, ये लोगों से पूछ रहे हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है वो पब्लिक से यूकेएनएमसी पूछ रही है कि पिछले 2 साल में कम से कम 12 महीने के लिए अगर किसी बंदे ने जो कि अपने देश में रजिस्टर्ड नर्स था या रजिस्टर्ड नर्स थी, वो यूके में नॉन रेगुलेटेड पोस्ट पे किसी हेल्थ केयर सेटिंग में कम से कम 12 महीने तक काम कर रहे हैं, तो क्या एम्प्लॉयर रेफरेंस एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो चौथा ऑप्शन है उन्होंने पूछा है कि जो रेफरेंस देने वाला है किसी कैंडिडेट के लिए वो सेम ट्रस्ट से या सेम ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो कैंडिडेट काम कर रहा है, और उनका रजिस्ट्रेशन यूकेएनएमसी के साथ होना चाहिए, या तो उनका जो पोस्ट है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इस बारे में आप कितने एग्री है वो पब्लिक से यूकेएनएमसी पूछ रही है। और साथ में किसी और सीनियर पर्सन का काउंटर साइन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये 5 ऑप्शंस यूकेएनएमसी ने पब्लिक को दिए हैं कि इन 5 चीजों में से आप कौन से चीज पे स्ट्रांगली एग्री करते हैं और कौन से चीज पे आप डिसएग्री करते हैं। और जो नंबर 2 पे ऑप्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि कुछ लोगों ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लैंग्वेज में या तो यूके में किया है या तो मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उनके लिए यूकेएनएमसी ने 2 ऑप्शन दिए हैं। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यूके में या कनाडा में या यूएस में या ऐसे जगह किया है जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ज्यादा चलती है, तो उनको अगर किसी भी एक मॉड्यूल में, चाहे वो आईएलटीएस हो या ओईटी का हो, उसके किसी भी एक मॉड्यूल में 0.5 से अगर उसका स्कोर रह जाता है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में यूकेएनएमसी पब्लिक से पूछ रही है। और जो दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने किसी भी मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपका जो ग्रेजुएशन था वो इंग्लिश में हुआ है, चाहे वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ही क्यों ना
हो, जैसे कि इंडिया ही क्यों ना हो, पाकिस्तान क्यों ना हो, नेपाल क्यों ना हो, लेकिन आपने जो अपना ग्रेजुएशन था वो इंग्लिश में किया और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में किया है, तो इस चीज को यूकेएनएमसी ने एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी यूकेएनएमसी लोगों से उनका राय ले रही है। और जो तीसरा पॉइंट है जिसके बारे में आप सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है, जो कि आईएलटीएस और ओईटी का स्कोर है, उसके बारे में यूकेएनएमसी ने अपने पहले नोटिफिकेशन में भी कहा था कि हम यूकेएनएमसी में जो इनका लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है आईएलटीएस और ओईटी के लिए, जो क्लबिंग वाला सिस्टम है, उसके बारे में ही ये लोग अभी भी बात कर रहे हैं और लोगों से भी इसी के बारे में पूछ रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, अगर आपने आईएलटीएस या ओईटी की एग्जाम दी है और आपका किसी भी एक मॉड्यूल में 0.5 से आपका रह गया है, तो आप नेक्स्ट 6 महीने के अंदर फिर से एग्जाम देकर जिस मॉड्यूल में आपको 0.5 कम आए थे उस मॉड्यूल में आपको 7 या B लाना है। और अगर आपका वैसा रिजल्ट आ जाता है और दूसरे और किसी मॉड्यूल में जिसमें आपको पहले एग्जाम में B या 7 आया था, इस बार 6.5 या C+ आता है, तो आपका रिजल्ट यूकेएनएमसी एक्सेप्ट करती थी। लेकिन इन्होंने इसे और थोड़ा ईज करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि पहले आपको 6 महीने के अंदर दूसरी एग्जाम देना पड़ता था, लेकिन अभी वो लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या इस 6 महीने की जो कालावधि है उसको 6 से 12 महीने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो दूसरा क्वेश्चन यूकेएनएमसी आईएलटीएस या ओईटी से रिलेटेड पूछ रही है वो ये है कि जैसा कि आपको आईएलटीएस में लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में 7 बैंड आना चाहिए और राइटिंग में 6.5 आना चाहिए, लेकिन जब आप क्लब करते हैं तो आपका राइटिंग में 6.5 ही आना चाहिए, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में आपको 6.5 आए तो भी चलता है, लेकिन नेक्स्ट सिटिंग में आपके 7 लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग में आना चाहिए और राइटिंग में फिर भी आपका 6.5 आया तो भी चलता है। और जो आपका ओवरऑल स्कोर है वो 7 होना ही चाहिए, ऐसा यूकेएनएमसी का पहले का जो क्राइटेरिया था वो था। लेकिन अभी के जो नए क्राइटेरिया में वो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जैसा आपको लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग में 7 बैंड्स चाहिए, लेकिन आपके पहले सिटिंग में अगर आपको 6.5 इसमें से किसी भी मॉड्यूल में आते हैं और राइटिंग में 6 आते हैं, तो इस स्कोर को एक्सेप्ट करना चाहिए क्या, ऐसा यूकेएनएमसी जो पब्लिक है उससे पूछ रही है। और जो ओईटी में आपका जो B का रिक्वायरमेंट है, अगर आपको उसमें ओईटी में आपको लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में जो B का रिक्वायरमेंट है और राइटिंग में C+ का रिक्वायरमेंट है, अगर आपको आपके पहले सिटिंग में लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग में से किसी भी एक में C+ आता है और राइटिंग में आपको C आता है, तो ऐसे स्कोर को यूकेएनएमसी ने क्लबिंग के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पब्लिक से यूकेएनएमसी पूछ रही है। तो यूकेएनएमसी अगर ऐसे चेंजेस लाती है कि 12 महीने का आपको पीरियड दे जिसमें आप 2 एग्जाम क्लब कर सके, तो आपके लिए काफी अच्छी बात हो जाएगी। और एक क्वेश्चन यूकेएनएमसी ने आईएलटीएस और ओईटी से रिलेटेड पूछा है कि जो ओवरऑल स्कोर है आईएलटीएस में 7 और ओईटी में B, उसे कंटिन्यू करना चाहिए या ओवरऑल स्कोर आपका अगर कम भी आता है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो यूकेएनएमसी लोगों से पूछ रही है। 3 मेन चीजों के ऊपर यूकेएनएमसी अपने इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को ईज करने की कोशिश कर रही है, जिसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोग यूकेएनएमसी के रजिस्टर पर रजिस्टर हो पाएंगे। और आशा करते हैं कि जो 12 तारीख तक लोग सर्वे में आंसर करेंगे तो उसमें जो आपका फेवरेबल जो चीजें है वो ही हो। और जैसे ही इन लोगों का जो प्रपोजल का जो रिजल्ट आने वाला है, जैसे ही वो रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाकर डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस यूकेएनएमसी अपने इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के लिए लाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।